So business combination under IFRS, business combinations are not differentiated based on the structure of the surviving entity. Under US GAAP, business combinations are categorized as, we have already discussed these three things in detail: merger, acquisition and consolidation. So very precisely जब हम merger करते हैं तो दोनों companies में से एक company सर्वाइव करती है जो बेसिकली दूसरी कंपनी को खुद में मर्ज कर लेती है. एक्विजिशन के अंदर एसेट्स लायबिलिटीज एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट लायबिलिटीज एक्वायर करती है और दोनों कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट. और कंसोलिडेशन के अंदर भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर करती है, बट कंसोलिडेशन हो जाती है, यानी कि ए और बी मिलाकर एक नई बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बनते हैं, सी जिसको आप कह लें कंसोलिडेटेड. तो कंपनी ए अगर कंसोलिडेट पेरेंट कंपनी बनती है कंपनी बी की, तो कंपनी ए की स्टेटमेंट्स नए तरीके से बनेंगी सी के नाम से, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के नाम से. वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन डिटेल अर्लियर. ओके, सो एक्विजिशन मेथड डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद इक्विटी मेथड डिस्कस कर लेते हैं. All of the assets, liabilities, expenses and revenues of the subsidiary are combined with the parent company. Intercompany transactions are excluded. जैसे हमने कहा था पहले भी कि जो unconfirmed profits हैं उनको हम करते हैं eliminate. Minority interest comes, जिसको हमने NCI पढ़ा है, non-controlling interest, comes in case of less than 100% ownership by the parent. देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ए कंपनी बी के 100% शेयर्स परचेज कर ले और वो सब्सिडरी बन जाए और ये पेरेंट कंपनी बन जाए, ठीक है. अगर तो 100% कर लिया तो ठीक है, सारे बिलोंग्स टू यू. लेकिन अगर आपने लेट्स से 80% परचेज किए हैं तो जो बाकी 20% है वो आपके नहीं है, वो किसी और के हैं. यानी कि आपका 80% पे कंट्रोल है और 20% पे कंट्रोल नहीं है. सो जिस पे कंट्रोल नहीं है दैट इज योर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बाकी पे आपका कंट्रोल है. Okay, so here comes a question of acquisition method. Assume that on 1st January 2013, A Incorporation acquires 83.33% of the common stock of B Corporation by paying $15,000 in cash to the shareholders of B Incorporation. The pre-acquisition balance sheet of A Incorporation and B are as below. Okay जी. So precisely A ने B का 83.33% शेयर परचेज कर लिए हैं for $15,000, ठीक है. और ये जो उनकी बैलेंस शीट्स दोनों की गिवन है, A की भी और B की भी, ये pre-acquisition balance sheets on the same date, January 1st, ठीक है. So इसका मतलब है कि हम post acquisition balance sheet बनाएंगे. अब पोस्ट एक्विजिशन बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम क्या करते हैं जी, ये प्री एक्विजिशन में हमारे पास करंट एसेट्स हैं, अदर एसेट्स हैं, फिर करंट लायबिलिटीज हैं, देन कॉमन स्टॉक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी. तो हम अब इसको बना के देख लेते हैं. आई नीड टू ओपन द एक्सेल शीट. ओके, सो ये एक्सेल शीट है हमारे पास. हम कहते हैं जी हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इस पे जो है वो क्लेम क्या है. हमारा 83.33% क्लेम है और किस पर है बेसिकली, ये हमारे पास हैं जी 30,000 इसके एसेट्स कंपनी बी के. कंपनी ए ने बी को एक्वायर किया ना सॉरी. तो कंपनी बी के 30,000 के एसेट्स हैं, करंट एसेट एंड अदर एसेट, और ये करंट लायबिलिटीज हैं और उसके अलावा और कोई लायबिलिटी नहीं है. तो 30,000 में से 12,000 अगर हम लेस करते हैं तो 18,000. ये 18,000 है बेसिकली जिस पे हमारा क्लेम है, ठीक है. हम इसको एक और तरीके से भी देख लेते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस में हम देखते रहे हैं जब हमने एफआर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंसोलिडेशन डिस्कस की थी. हम कहते हैं हम एक एसेट स्केड्यूल बनाते थे और हम उसमें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग को ऐड करते थे. तो ये शेयर कैपिटल है हमारे पास 10,000 कंपनी बी का, और ये रिटेन्ड अर्निंग है 8,000, तो 18,000 ही बनता है.
तो बेसिकली हमने भी ये किया था कि एसेट में से करंट लायबिलिटीज़ निकाल ली जितनी भी लायबिलिटीज़ थी, और बाकी जो बचता है वो डेफिनेटली यही है, कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। तो इन बोथ केसेस आप इसको 30,000 माइनस 12 करके 18 कैलकुलेट कर लें, या जैसे 10,000 8 को ऐड कर लें तो 18 ही बनता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस 18,000 पे बेसिकली हमारा क्लेम है, ठीक है। अब ये जो 18,000 है, इस 18,000 में भी हमारा जो क्लेम है, हमारा क्लेम इसके 83.33% पर है। तो हम अगर इसका 83.33% लेंगे तो हमारे पास वो 15,000 अराउंड आ जाएगा। लाइक 18,000 का अगर हम 83.33% लेते हैं तो ये हमारे पास 14,999। सो लेट्स मेक इट 15,000। तो हमारे पास 15,000 आ जाता है। तो बेसिकली 15,000 पे हमारा क्लेम है, और बाकी जो हमारे पास है 16.67 उस पे हमारा क्लेम नहीं है क्योंकि वो NCI है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि प्री एक्विजिशन स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास, और हमने अब पोस्ट एक्विजिशन स्टेटमेंट बनानी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, करंट एसेट्स को हम इकट्ठा कर देंगे, अदर एसेट्स को भी इकट्ठा कर देंगे, और करंट लायबिलिटीज को भी इकट्ठा कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं जो सिंपल है। सो हमारे पास हैं जी करंट एसेट 50,000 और 25,000 थे। यहाँ पे हम कहते हैं ये जी करंट एसेट्स है 50,000 और 25,000, सो इट मेक्स 75,000, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास हैं जी 40 एंड 5,000 अदर एसेट्स, 40,000 and 5,000, so it makes 45,000. And then we have liability side, इसको पहले हम टोटल कर लेते हैं। ये जी हमारे पास 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लायबिलिटी साइड पे चले जाते हैं। तो हमारे पास है जी करंट लायबिलिटीज, और वो कितनी है 45,000 and 12,000। सो 45,000 and 12,000, तो ये हमारे पास हो गया जी 57,000। और फिर हमने यहाँ पे अपने पास शेयर कैपिटल लिखना है, और रिटेन्ड अर्निंग्स लिखनी है, ठीक है। तो ये हमें बात मालूम है कि शेयर कैपिटल हमने पेरेंट कंपनी का लिखना है, ठीक है, कॉमन स्टॉक, और रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास ये जो 10,000 है हम ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये जो 10,000 और 8,000 है, इसको तो हमने परचेज कर लिया फॉर 15,000, ठीक है। दो मैंने पहले जैसे आपसे कहा कि ये जो 18,000 है इसके 83.33% पे हमारा क्लेम है, सारे 18,000 पे नहीं है। लेकिन बात यह है कि करंट एसेट तो हम पूरे लिख रहे हैं, 25,000 ऐड कर रहे हैं, अदर एसेट भी पूरे ऐड कर रहे हैं, लायबिलिटीज भी पूरे ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी हमें पूरा ऐड करना है, और इस पूरे को हमने किसके बदले खरीदा है, हम ऑलरेडी इसको 15,000 के बदले खरीद चुके हैं। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना कि हम इसको रिकॉर्ड करें, इसको तो रिप्रेजेंट 15,000 करता है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो 35,000 कॉमन स्टॉक और 10,000 रिटेन्ड अर्निंग, so 35,000 कॉमन स्टॉक एंड 10,000 रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है जी। ये हमारे पास लायबिलिटी और इक्विटी साइड आ गई, और इनका अगर हम टोटल करें, बल्कि हमने NCI भी अभी ऐड करना, तो NCI हमारे पास 18,000 का कितना परसेंट आएगा, 16.67% लेंगे। सो हम इसका 18,000 का हमने बल्कि भी किया था ना, 15,000 हमारा था, और बाकी 3,000 जो है वो NCI है, ठीक है। ये अभी NCI है। अब हमने इस साइड पे मजीद कुछ नहीं लिखना, तो हम इसका टोटल करते हैं, और टोटल हमारे पास आएगा जी 1,05,000। सो बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल,
इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी एक ट्रीटमेंट करनी है यहाँ पर, और वो मैंने आपको एंड पे इसलिए बताई है क्योंकि बाकी ये बातें हमारे लिए नॉर्मल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक नई बात होगी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने 15,000 पे किए इसको एक्वायर करने के लिए 10 और 8 को। ठीक है, अभी जो 15,000 हमने एक्वायर किए हैं इसका मतलब है अभी कैश में से चले गए हैं। ठीक है, करंट एसेट में से ये चले गए हैं। तो 50,000 जो हमारे पास, उसने कहा है द प्री एक्विजिशन बैलेंस शीट, यानी कि एक्विजिशन से पहले की बैलेंस शीट। अब एक्विजिशन कब हुई है? जब 15,000 पे किया, तो इसमें से 15,000 आपने पे किया 50,000 में से, तो अब आप इसको इसमें से लेस करेंगे। सो हम इसमें से इस 50,000 में से बेसिकली हम 15,000 लेस करेंगे। मैं इन दोनों का कलर से चेंज कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम इसके लिए कर रहे हैं। इसको इसमें से लेस करेंगे तो इसका मतलब है कि अब ये 35 और 25 आएगा, तो इसमें से भी 15,000 लेस हो जाएगा। सो दिस विल बी लाइक 60,000। आप देखें, आप टोटल हो गया ना पूरा 1,05,000 ये और 1,05,000 ये। ठीक है, और यहाँ पे एनसीआई हमने ऐड कर दिया, तो ये सारी डिस्कशन है इसके बारे में, जो हमने ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। ये जो क्वेश्चन था हमारे पास एक्विजिशन का, इससे पहले हमने एक्विजिशन का क्वेश्चन जब भी किए हैं तो हमने प्रॉपर वो बनाकर एसेट स्केजुअल इन गुडविल इन सारी चीज़ें, तो हमने इसको यहाँ पे चूंकि ये प्री एक्विजिशन बैलेंस शीट गिवन थी हमारे पास, तो हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया। ठीक है जी, ये इस तरह से।